आज की जो क्लास है ये एओडी की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास नंबर 2 है। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, पर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उससे छोटा सा मैं एक रिकैप दे रहा हूँ, एक छोटा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने उसमें एक छोटा सा रिकैप देते हुए, रिकॉल करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट हमने कहा था कि 3 ही एक्सरसाइज हैं जो सिलेबस में पूछी जाएंगी। पहली एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरी है नॉर्मल टेंजेंट और तीसरी है मैक्सिमम और मिनिमम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हमने ग्राफिकल फॉर्म के बारे में बात की थी, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ दिखाए थे आपको करके, जैसे कि ये देखिए, ये हैं ग्राफ्स, है ना। 4 ग्राफ हैं आपके पास, SI, SD और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमने इसमें बताया था कि जब यूनिफॉर्म, यूनिक या यूनिफॉर्म फॉर्मेशन यूज होती है, रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, तो वो कंडीशन स्ट्रिक्टली नेचर होल्ड करता है। ठीक है, और जब नेचर के अंदर यानी रेट के अंदर चेंजिंग आती है, यानी रेट हमेशा सेम ना हो, तो इन दैट केस वो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसके अंदर एक स्पेशल बात हमने बात करी कि कुछ ऐसे भी फैक्ट थे जो कि डायरेक्टली हम देख सकते हैं किस नेचर में आते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, ट्रिग्रो, ln. There is so many unique function that can be used for as a strictly nature, as a strictly nature. तो आज हम पढ़ेंगे इंटरवल और उनके अदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके थ्रू पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू द फैक्ट। द फर्स्ट definition, this is a very basic condition for the every increasing decreasing condition. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव नेचर है एग्जाम का, 40 क्वेश्चन होने हैं, यहाँ से करीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जिसमें से इंक्रीजिंग का भी चांस है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आई बी अ इंटरवल कंटेन, ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक सेकंड, मेरा सेंस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेशन से देखो, कह रहा है आई बी द इंटरवल कंटेन इन अ डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। ध्यान रखना, रियल वैल्यूड बोला है, क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कई बार आयोटा में दे देगा फंक्शन, अब बोलेगा जी करवाओ, तो इन दैट केस वी कांट बी डिफाइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, इंटरवल के अंदर होना चाहिए। फिर कंडीशन देखो, ये कह रहा है इंक्रीजिंग, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल इफ x1 इज लेस देन x2, पहला नेचर, ये कंडीशन पूछी जाएगी, यही पेपर में कंडीशन पूछी जाएगी, x1 is less than x2 in interval। ध्यान रखना ये इंटरवल के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटरवल दे रखा है 1 to 5, तो जो x1 है वो 2 और x3 वो 4 हो सकता है। ठीक, और भी हो सकता है, ऐसे कहने मतलब ये छोटा होना चाहिए x1 है ना।
और x2 बड़ा होना चाहिए, ठीक। और केवल यही बड़े नहीं होने चाहिए, इनका जो फंक्शन का नेचर होगा यानी fx1 वो भी क्या होगा, उसी कंडीशन को होल्ड करे। क्या करे, उसी कंडीशन, यानी वेरिएबल जिस फॉर्म में यूज हो रहा है इसे हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग बोलते हैं, वैसे तो कहने का मतलब ये होता है, यानी x1 x2 में हो रहा है तो उसका फंक्शन भी उसी नेचर को डिफाइन करे, ठीक है। वेरिएबल जिस नेचर में है उसी नेचर में, मतलब लेस देन हो गया तो ये लेस देन ये भी शो करेगा, ठीक है। और ये दोनों इंटरवल उसी के एलिमेंट होने चाहिए, ये भी कंफर्म कर दिया। तो वो सिचुएशन क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। फिर से समझ लेना, पेपर में यही पूछा जाएगा, फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट होगा, डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। डिक्रीजिंग की बात करते हैं, x1 x2 i, तो फंक्शन जो है वो उसके अगर लेस देन होता है तो अब यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात की जा रही है। अब आपने नोटिस किया कि डिक्रीज ऑन आई, डिक्रीज ऑन आई मतलब यहाँ जो आपके पास नेचर है ये तो वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है, पर जो वेरिएबल है यहाँ इन्होंने प्रॉपर नहीं मेंशन कर रखा और वो डिक्रीज की बात कर रहा है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ ये होगा डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ प्रॉपर मेंशन नहीं है, इसे वो कर लीजिएगा, x1 ग्रेटर देन x2, उसने कहा तो वही है यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ बताना, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो ये मूवमेंट है वो तो सेम रहेगी, ठीक, ओके, पर ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सॉरी डिक्रीजिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट ऑफ आई की अगर बात करें तो एफ एक्स कल टू सी होगा, सी यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन किसी को, अरे बोलो बच्चों। सर फर्स्ट वाला फिर से बता दो। फर्स्ट वाला फिर से बता दूं, देखो मैंने क्या कहा, पहले तो जो इंटरवल दे रखा है वो और रियल वैल्यूड फंक्शन, दो चीजें। फिर मैंने कहा कि x1 जो है ना x2, यानी x1 इज लेस देन x2 है, मतलब इंटरवल जो है ना वो इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, किसमें हो, इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग मतलब 1 से लेकर 5, ये इंक्रीजिंग नेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात की गई है, तो डिक्रीजिंग का मतलब सेंस पता है आपको क्या है, ये कहना ये चाह रहा है इधर 2 लिख दिया है तो यहाँ -1 लिख दिया, ऐसे कर दिया, कुछ ऐसा किया है। आई बात समझ में, अरे मेरी बात समझ में आई। यस सर। दोनों की परफॉर्मिंग कंडीशन है, खत्म, ओके। और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट जानते हो आप क्या होता है। कंफ्यूजन क्लियर हुई या नहीं हुई, अगर है कंफ्यूजन तो प्लीज बताएं। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। आशना, हिमांशी, यस सर। अमन, कोई दिक्कत बेटा, नो सर। ठीक। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट और भी हैं। डिक्रीजिंग की कंडीशन ना एक और सिचुएशन में डिफाइन की जाती है, लेस देन की मतलब रिवर्स वाली कंडीशन में भी डिफाइन की जाती है। वो देखो कैसे होती है, मतलब अगर मैं सीधी बात करूं, एक फैक्ट पे और हम बात करेंगे, एक सिचुएशन और लेंगे, ठीक। तो वो सिचुएशन देखो, इसी के साथ यहाँ शो कर देता हूँ। ओके सर हाँ बोलिए। सर ये सारी सिचुएशन में याद करनी होती है।
जी हाँ जी, ये बेटे ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। इंक्रीजिंग हमें डिक्रीजिंग वाला फैक्ट तो यही है। सर हमें ये मतलब कैसे याद करना है ये बता दो आप। वो तो ट्रिक मैं समझाऊंगा, पहले समझ तो लो ये कि है क्या, पहले ये क्लियर हो रहा है ना, इतना पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ पहले से समझ लो तो बताओ ना कैसे कैसे, ना परेशान हो गई। ओके सर। हाँ किस कंडीशन में कैसे, किस कंडीशन में कैसे, अभी और भी मैचअप होगा। बच्चे चले जाते कहता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, तो अब पहले और अब में डिफरेंस यही तो आ गया। पहले में ये पढ़ाता था, पर ये पहले राउंड में नहीं पढ़ाता था, ये चीज मैं सेकेंड राउंड में पढ़ाता था। मैं पहले राउंड में क्वेश्चन करना सिखाता था, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन सीख लेंगे तो उनकी बारीकियां जानेंगे। पर प्रॉब्लम यही है कि अब तो बारीकियां ही आएंगी, क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ो। यानी क्वेश्चन तो आपके इंटरनल असेसमेंट में तो मुझे बताने ही होंगे, पर आप पूछेगा तो फैक्ट पूछेगा, वो कोई एक इनमें से कोई एक लाइन उठाएगा और डाल देगा, कहेगा किस सिचुएशन में क्या है, दैट्स इट। और यही फंसाएगा आपको। एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से मिलना है, मतलब इस एक्सरसाइज से मिलना है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो ग्राफिकल का भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, और कंडीशन का, तो कुछ चीजें देख लेते हैं। अब हमने बात करी, देखो अब डिक्रीजिंग का एक फैक्ट और भी आ गया। क्या आ गया देखो, कह रहा है डिक्रीजिंग ऑन आई। देखो यहाँ पर, यहाँ तो पूरा उसने फॉर्म रिवर्स करी थी, है ना, ऐसे करिए। यहाँ पर उसने क्या किया है, पहले वाले नेचर को डिफाइन किया है, ठीक। यहाँ पर लेस देन दिखाया, और यहाँ पर क्या किया, रिवर्स और इक्वल टू दिखाया। ये जो फैक्ट है ना, इस फैक्ट के कारण ये चेंज आ गया। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक बात मुझे समझ में आ रही है, क्या याद करने का जो मेरा लॉजिक होगा, पर कि अगर x1 और x2 इंक्रीजिंग नेचर में, किसमें है, इंक्रीजिंग नेचर में, ठीक, और फंक्शन भी इंक्रीज ही कर रहा है, तब वो इंक्रीजिंग है। पर जब दोनों कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हैं, मतलब ये या तो इस तरीके से हो, या तो ये इस तरीके से हो, तो ये डिक्रीजिंग कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई, नहीं आई, आई, बोलो जल्दी। सर एक बार दोबारा बताना क्या है, मतलब इसमें जो दो डिक्रीजिंग वाले हैं तो दोनों की जो साइन है अपोजिट जाते हैं, पर ये जो अपोजिट टेक्निकल। नेचर के, यस 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 बेटा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इंक्रीजिंग में फंक्शन तो इंक्रीज, सॉरी वेरिएबल तो इंक्रीज कर ही रहा है, फंक्शन भी इंक्रीज कर रहे हैं। पर डिक्रीजिंग में नेचर उल्टा चल रहा है, अगर वेरिएबल बढ़ेंगे तो फंक्शन घटेंगे, फंक्शन घटेंगे तो वेरिएबल बढ़ेंगे। मेरी बात नहीं आई समझ में, आएगी। सर मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आया, जो लास्ट वाला है इसमें इक्वल टू भी दे रखा है, और जो डिक्रीजिंग है एग्जैक्टली, फर्स्ट। इक्वल भी हो सकता है, मतलब होल्डेबल कंडीशन है, पर यहाँ दो सिचुएशन याद रखना, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। दो सिचुएशन, बस यही एक पंगा है इसके अंदर, मतलब अपोजिट कंडीशन क्लियर है या नहीं, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यस सर, बस अब इक्वल टू वाला समझा दो, वो समझ में नहीं आया। अब इक्वल वाली बात यह है कि अगर वो बढ़ भी जाता है, मतलब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि x1 और x2 क्या हो, इंक्रीज कर रहा है, पर जो इनका फंक्शन है ना, वो अगर इंक्रीज नहीं करता है, वो बराबर भी रहता है, तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी ना होगा, मतलब सॉरी, वो इंक्रीजिंग थोड़ी ना होगा, वो तो डिक्रीज ही माना जाएगा ना। भाई वेरिएबल बढ़े तो वो भी बढ़ना चाहिए, यही ना होना चाहिए। यस इंक्रीजिंग सर। के, इंक्रीजिंग का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अगर वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके फंक्शन भी बढ़ने चाहिए। अगर फंक्शन में रिवर्स कंडीशन हो रही है, यानी वेरिएबल बढ़ रहा है और वो फंक्शन घट रहा है,
या वो रुक गया है, ठीक है, स्टेबल हो गया है, तो इन सभी सिचुएशन में वो डिक्रीजिंग ही काउंट किया जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे या नहीं आगे? तो मुझे डाउट था। तो मुझे एक डाउट, जैसे कि जैसे मैंने पढ़ा था कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसमें इक्वल टू नहीं आता, और जो इंक्रीजिंग होता है उसमें इक्वल टू भी आता है। घबरा क्यों रही है? अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर बेटा। तो ये मतलब एक साथ चीजें मतलब लेगी तो परेशान हो जाएगी। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म बताई है, अभी तो मैंने बात ही नहीं करी। इक्वल वाले केस कराऊंगा तो परेशान हो रही है। अभी ओके रियल सर। वैल्यूड फंक्शन पे रहे, परेशान मत हो। ओके अभी वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर भी। ये क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अब यहाँ देखो, यहाँ एक पंगा है, देखो यहाँ एक पंगा है, यहाँ इक्वल है। देखो अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ना बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चे मैशअप करते हैं और जो दिक्कत में फंस जाते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिखा हुआ है ना? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? अब यस सर। मैं आपको बस यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब वेरिएबल का नेचर पॉजिटिव हो और फंक्शन सिर्फ क्या कर रहा हो, सिर्फ रिवर्स मोड में नहीं घट रहा हो, यानी फंक्शन क्या कर रहा हो, घट रहा हो, तो ये सिचुएशन स्ट्रिक्टली कहलाती है। ठीक, डिक्रीजिंग कहलाती है। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई सर, हम ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि किसको इंक्रीजिंग कहें, किसको डिक्रीजिंग कहें, किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहें, किसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहें। बड़ी अजीब सी बात हो रही है, मतलब बड़ा अजीब मतलब फैक्ट हो गया, मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो मेरे बच्चों, ध्यान क्या रखने वाली बात है यहाँ पर 3 सिचुएशन मैंने आपको बता रही है जिसे आपने फॉलो एकदम करनी है। पहली सिचुएशन, जब x1 x2 एक इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, किसमें हो, इंक्रीजिंग फॉर्म में, ठीक, ये पहली सिचुएशन। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो 1, 2 और 3, इन तीनों सिचुएशन के अंदर आपको x1 x2 क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग नेचर में दिख रहा है? अरे हाँ या ना? अरे बोलोगे? यस सर। दिख रहा है, गुड। उसके बाद अगर वो फंक्शन क्या हो रहा है, उसी फ्लो में बह रहा है, यानी फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तब तो हमने उससे क्या बोल दिया है, इंक्रीजिंग कह दिया है, ठीक है, ओके। अरे हाँ बोलो, हाँ ना बोलते रहो। और आपके चेहरे मुझे नजर आने चाहिए, चेहरे नजर आने चाहिए, मुझे पता तो चले पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ में नहीं आएंगे बाद में, इनमें टाइम लगता है। ये दूसरे तीसरे राउंड की चीजें पहले राउंड में बता रहा हूँ आप कितनी भी बार पढ़ लो, इनको आपको रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बहुत ही फैक्चुअल है, लॉजिकली समझ पाए तो समझ पाए, वरना टाइम लगेगा, रट्टा ही मारोगे। तो मैं लॉजिकल चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ कॉपरेशन चाहिए। कैमरे सभी ऑन कर लो जल्दी से, जिससे मुझे आपके मतलब रिएक्शन नजर आते हैं, ठीक है। x1 x2 मैंने कहा फंक्शन मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा। x1 x2 क्या है, ये इंक्रीज नेचर में, फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, तो हमने नीचे इंक्रीजिंग कह दिया, ओके। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ देखना उल्टा, यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ क्या है, इंक्रीज, क्या नाम है, fx1 क्या है, लेस देन fx2 है ना, ठीक है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। पर अगर इसी फॉर्म में कंडीशन है और वो क्या हो रही है, इक्वल में भी है, ध्यान रखना, उल्टा, उल्टा चाहिए ना बेटा, उल्टा, ध्यान रखना, उल्टा, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो यहाँ क्या होना चाहिए,
डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्रीज भी होना चाहिए। और दूसरी बात, उसने स्टेबल रहने की परमिशन भी दे दी है, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, ये स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ वेरिएबल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और स्टेबल है, तो इस नेचर को हमने क्या बोला? डिक्रीजिंग का। पर इसी फॉर्म के अंदर अगर वो वेरिएबल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये सिर्फ रिवर्स कर रहा है, स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ क्या कह रहा है कि भैया ये इधर जा रहा है, मैं तो उल्टा ही जाऊंगा। क्या जाऊंगा? उल्टा ही जाऊंगा। तो ये कंडीशन क्या होगी? स्ट्रिक्ट होगी। क्या होगी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना बाकी है मुझे, फिर से समझा रहा हूं। रिवर्स गाड़ी चल रही है, हमारे पास क्या है? दो नेचर है, एक तो वेरिएबल का इंक्रीज करना, दूसरा वेरिएबल का डिक्रीज करना। पहला वेरिएबल का इंक्रीज करना, दूसरा वेरिएबल का डिक्रीज करना। अगर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि वो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अपोज कर रहा है, पर अपोज के दो नेचर है। अगर वो अपोज करते समय, अगर वो अपोज करते समय क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, इक्वल की कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा हूं? इक्वल की कंडीशन भी होल्ड कर रहा हूं। ठीक, तो इन दैट केस वो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। पर अगर वो कंडीशन क्या कर रही हो, इक्वल ही ना कर रहा हो, वो क्या कर रहे हो, केवल रिवर्स कंडीशन को डिफाइन कर रहा हो, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा? स्ट्रिक्टली हो जाएगी। ये बात क्लियर है? अब सर अगर आपने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्यों नहीं किया? सर आपने ये किया ठीक है, पर आपने यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्यों नहीं किया? इस सेकंड वाली केस में स्ट्रिक्टली क्यों नहीं किया? तो मेरे बच्चों, यहाँ तो उसने वेरिएबल ही नेगेटिव कर दिया ना, यहाँ तो वेरिएबल ही नेगेटिव कर दिया उसने, तो उसका फंक्शन नेगेटिव तो होगा ही होगा। ये तो हमने फ्लो बताया, ये बढ़ ही रहा है, वेरिएबल नेगेटिव चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है, तो ये डायरेक्ट कंडीशन थी, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं था। हमारे पास तीन केस हैं, एक, दो, और कहाँ गया तीसरा, और तीसरा ये तीन केस है जो कि मेनली आपको समझना है। अगर इंटरवल इंक्रीज करते हैं तो फंक्शन का रिवर्स पोजीशनिंग अगर होती है, देखो रिवर्स तो कंफर्म है, वेरिएबल का बढ़ना हो चाहे वेरिएबल का घटना हो, अगर अपोज डायरेक्शन है, फंक्शन और वेरिएबल में अपोज डायरेक्शन है, तो कंडीशन क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। ये बात तो समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ये बात क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना बोलो जल्दी, एक बच्चा बस बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है एक बच्चे का। यस सर। बाकी हिमांशी, अदिति, ना तुम्हें कैमरा ऑन करना है ना रिस्पॉन्स करना है, बड़े अच्छे बच्चे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ फैक्ट या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, हो गया है तो सर ठीक है। सर हो गया। बढ़े यस आगे, सर। आगे बढ़े। ये लॉजिकली समझोगे तो ही कर पाओगे, रट्टा बस तब तक ही मार सकते हो जब एग्जाम के ठीक 5-10 मिनट पहले पढ़ के जाओगे तो होगा। लॉजिकली क्या है, समझ में आई बात या कंफ्यूजन है तो मैं बताऊं दोबारा? जल्दी बोलो, मुझे सभी की वॉइस सुननी है, एक से कोई मतलब नहीं मुझे। एक बच्चे का बोल गया हाँ भाई हो गया ठीक है। यस सर। हाँ बोलो। तो हाँ बोलो।
मुझे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में बस जब हम क्वेश्चन, हम इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है कि जो आपने ये पढ़ा है ये वाला पेपर में आएगा या फिर क्वेश्चन ही 1 मार्कर में आ सकते हैं पेपर में? देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव के 3 नेचर होंगे, ठीक है। पहला ग्राफिकल मोड, दूसरा वेरिएबल मोड और तीसरा इंटरवल फॉर्म, ठीक है। 3 मोड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन आएगा, मुझे ज्यादा नहीं लगता। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा ना, इंटरनल असेसमेंट होगा, वहां पर क्वेश्चन करने का तरीका एकदम यूनिक है, मतलब आसान है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। और जो क्वेश्चन करने का जो नेचर है ना, वो इंटरवल मोड है। वो क्या है? इंटरवल मोड है। तो मुझे तो इस बात का भी ध्यान रखना है ना कि मुझे सिर्फ इसके लिए क्या नाम है, इंटरनल असेसमेंट के लिए थोड़ी पढ़ाना है। यस मुझे तो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए थोड़ी पढ़ाना है। अगर सिर्फ क्वेश्चन ही सिखाना है तो वो तो मतलब बाएं हाथ का खेल था, वो तो मुश्किल 10 मिनट में लगता है खत्म होता था गेम। मतलब ये जरूरत ही नहीं थी सब इतना ताम झाम करने की, और मतलब इतना कुछ बताने की मुझे ना कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। यस सर। अभी जो मैंने बताया है वो वेरिएबल के नेचर में बताया है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं किया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंटरवल फॉर्म पे बताने वाला हूँ, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, यानी डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कंडीशन को डिफाइन करेंगे। आगे बात समझ में? चलो बढ़ो आगे। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। सर आप बढ़ो। यस सर। बच्चों रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, मैं बिना रिस्पॉन्स के मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। बड़ा मतलब स्लो आपका रिस्पॉन्स रह रहा है, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ये फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, चीजों को बताया नहीं और मतलब रिवर्ट नहीं किया, तो मैं चाहे कितना ही पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन सिखा दूं, क्वेश्चन में मुझे टाइम नहीं लगेगा, एक्सरसाइज सिखाने में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, इससे ज्यादा मुझे एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़े आराम से एक्सरसाइज सीख लोगे, पर जो पेपर के लिए पढ़ना है वो नहीं, मतलब उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अब आपके पास जो फैक्ट है नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, यही पेपर में कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। इन दोनों में डिफरेंस पहले देखो, इन दोनों में यहाँ इंटरवल देखो, दोनों दिखा तो रहे इंटरवल को ही, पर ये वेरिएबल इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज, डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है, सिर्फ फंक्शन और फंक्शन के वेरिएबल के बारे में बात की। देखो है ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यही फैक्ट पूछे जाते हैं। वो दे देगा ये केस आपको देगा, आप जो उसमें आओगे लिख दोगे, ठीक है, पर जानते हो ऊपर क्या लिख देगा? ये लिख देगा, ये इक्वेशन, ये लाइन। अब आप कंफ्यूज, गलत आंसर होगा, नन ऑफ दिस, आप लगा के नहीं आओगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि रियल फंक्शन के रियल कंडीशन का ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन बुक में जरूर दी है, मतलब देखने के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन हमारे पास आ गई है कंटिन्यूअस। सबसे पहली चीज कि जब भी हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो 2 चीजें होती हैं वहां पर, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये वाइवा का क्वेश्चन भी आपका बनता है, ये वाइवा का क्वेश्चन भी बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पे? क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, मतलब ऐसे या फिर ऐसे। क्या? कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे? ओपन पे। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास गिवन हो तो उस केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालो? ऊपर और इसमें डिफरेंस है, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ डोमेन रियल फंक्शन के बारे में बात की गई है, केवल वेरिएबल और उस फंक्शन की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेबल कंडीशंस है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की हेल्प से कंडीशन को डिफाइन किया जा रहा है, दोनों चीजें अलग हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? अगर क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग हो रहा है
किस में हो रहा है, क्लोज इंटरवल में हो रहा है, तो ये जो फॉर्म होती है एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर होगा 0 से, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग कहलाएगी। अगर सेम सिचुएशन में डाउन हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगी। और जब एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। आपने नोटिस किया, यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों सिचुएशन में एक मार्क करने वाली बात थी कि इंक्रीजिंग भी क्लोज पे दिखाया है, डिक्रीजिंग भी क्लोज पे दिखाया है, और कांस्टेंट भी क्लोज पे दिखाया है। पर जो एक्स लिया है ना, वो किससे लिया है, ओपन इंटरवल से लिया है। किससे लिया है, ओपन इंटरवल से। ये फैक्ट वाली बात है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आशना बड़ी परेशान थी, थोड़ी देर पहले बोली थी सर हमने तो ऐसे पढ़ा है, हमने तो ऐसे पढ़ा है, तो उसके पीछे लॉजिक था, इसके ऊपर ध्यान रखना। 3 फैक्ट, एक सेकंड, इस बुक में दे नहीं रखा क्या, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बताया, फैक्ट पे बता देता हूँ। यहां तक तो सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताओ, वरना मैं फिर खत्म करूँ टॉपिक को। जल्दी बताओ। नो सर। यहां तक क्लियर है? अब अगर यही फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यहां इंक्रीजिंग नेचर इस ओपन पे हो, ठीक, और ये चल रहा है ऐसे, और जो एक्स है ना वो क्लोज नेचर पे दे रखा हो, ठीक है, किस पे दे रखा हो, क्लोज पे। रिवर्स हो सिचुएशन, या सेमी क्लोज सेमी ओपन हो, मेरी बात समझ लेना, ऐसे भी हो या फिर ऐसे हो, एक क्लोज एक ओपन, तो उस कंडीशन में जो सिचुएशन होती है हमारे पास, वो होती है स्ट्रिक्टली होती है। क्या होती है, स्ट्रिक्टली। रिवर्स केस मतलब इसका रिवर्स केस हो जाता है। आगे बात समझो, इसका रिवर्स केस हो जाता है, इसका रिवर्स केस हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिख जाता है, इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये समथिंग ऐसा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई सबको, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। अरे ये बात समझ में आ गई, ये इंक्रीजिंग ओपन पे हो और एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो रहा हो, तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है, स्ट्रिक्टली हो जाती है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो बच्चों, रिवर्स आना चाहिए। ओके, अरे हाँ ना बोलो यार, तुम लोग ना मतलब आवाज ही नहीं आ रही किसी की। आपके पास आ रही है आवाज? हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 3 फैक्ट थे, मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक था ग्राफ, तो ग्राफ से मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा मैंने आपको बताया रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर्म, और तीसरा मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएबिलिटी वाला फैक्ट। ये 3 फैक्ट थे आपके, तीनों फैक्ट मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर हम डिसाइड करेंगे इंक्रीज